हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। आज का विषय है कि आपका प्रेम संबंध विवाह तक जा सकता है या नहीं। यही आज का विषय है और इसी पर आज मैं रीडिंग करने वाला हूं। आज की जो रीडिंग है इसके लिए मैंने 3 पाइल्स को बनाया है, बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल नई। तीनों पाइल्स के जो सिंबॉलिक्स हैं आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 स्वान, पाइल नंबर 2 मयूर और पाइल नंबर 3 कपोत। हिंदी में बता देता हूं, पाइल नंबर 1 है हंस, पाइल नंबर 2 है मोर और पाइल नंबर 3 है कबूतर। 3 पंछी आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं। जो पहले मैंने इनके नाम बताए थे वे संस्कृत में हैं, स्वान, मयूर और कपोत ये संस्कृत है। हंस, मोर और कबूतर ये हिंदी में हैं। तो तीनों में से जो आपको अच्छा लगता हो आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देखें, जो पसंद आ जाए या जिसके साथ एक कनेक्टिविटी आपको फील हो उसे अपनी पाइल की सिंबॉलिक आप मान सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए। साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा में भी आपको बता देता हूँ, हंस यानी स्वान को इंग्लिश में गूज कहते हैं, मयूर को पिकॉक और जो कपोत है कबूतर उसको पिजन कहते हैं। तो तीनों पक्षी आपके सामने हैं। आप अपने हिसाब से अपने चॉइस के अकॉर्डिंग या जिसके साथ एक फील, एक कनेक्टिविटी सी लगती हो उसे अपनी पाइल मानिए और ये रीडिंग देखिए, आपके साथ ये रेजोनेट करेगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि आज की जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। तो जब से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ये वहीं से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू कर देगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डिस्क्रिप्शन ओपन कर लीजिए, टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है तो इसके ऊपर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर केवल मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने स्वान को चुना था, मेरे बगल में स्वान की फोटोग्राफ को लगा दिया गया है। इसको हिंदी में हंस और अंग्रेजी में गूज कहते हैं। चलिए देखते हैं आज आपके लिए टैरो क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं कि क्या आपके वर्तमान के जो प्रेम संबंध हैं वे विवाह तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, पॉसिबिलिटी क्या है और उस पर टैरो की गाइडेंस क्या है, यही आज हम देखते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है फ्रील, कार्ड नंबर 2 आपके लिए है द लेडी, कार्ड नंबर 3 आपके लिए है एस ऑफ पेंटिकल्स, कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 5 ऑफ सोर्ड्स और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड माना जाता है और कई बार ये भी माना जाता है कि अगर ये नेगेटिव है तो भी नेगेटिवली बड़ी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दे देता है। हाँ जी, ये नेगेटिवली पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देता है। एक लाइन में कहें तो हाँ, पॉसिबिलिटी तो है कि आपका रिश्ता शादी तक पहुंच जाए, लेकिन जैसे कि कहा गया है प्रेम धार तलवार, कि प्यार एक तलवार की धार पर चलने जैसा है। तो तलवार की धार पर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि चोट लगेगी, कटेगा, ब्लीडिंग होगा, दर्द होगा, तकलीफ होगी। तो उन सारी तकलीफ़ों से गुजरने के बाद हाँ पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा दिखती हैं, इतनी मुश्किलें हैं कि आप हार मान जाएं, इसकी पॉसिबल चांसेस बहुत अच्छी अपीयर हुई हैं। चलिए शुरू करते हैं सारी रीडिंग को। वर्तमान में आपके जो प्रेम संबंध है उसमें आप एक सिचुएशन ऐसी देख भी रहे होंगे जहां बहुत कुछ करने के बावजूद आप अपने प्यार को अगर शादी तक ले जाना चाहते हैं तो इसमें आपको खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरे सिचुएशन में आपने हालांकि बहुत कुछ बैलेंस करने की कोशिश करी, परिवार वालों के साथ में एक एडजस्टमेंट बनाने की कोशिश करी, अपने बिहेवियर को बदला, परिवार में आपने अपने व्यवहार, अपने व्यक्तित्व में एक परिवर्तन लाने का प्रयास किया कि लोग आपको पसंद करें और आपने एक स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करी जहां आपके पार्टनर के बारे में लोग अच्छा सोचें, लेकिन लोग अच्छा नहीं सोच रहे हैं। तो फिलहाल आपके रिलेशन में मुझे चीज़ें ठीक ठाक, हाँ जी, रिलेशन में भी आपके दोनों के बीच में भी मुझे चीज़ें ठीक ठाक नहीं दिख रही हैं और सराउंडिंग में तो चीज़ें ठीक ठाक नहीं हैं। इस रिलेशनशिप को प्यार तक ले जाया जा सकता है
लेकिन जैसा कि शुरुआत में ही मैंने कहा कि यह काफ़ी मुश्किल है, एक तलवार की धार के ऊपर चलने के जैसा है और ये चलना बहुत मुश्किल है। अगर आप हार मान जाएंगे तो बिल्कुल मामला ख़त्म है, और अगर हार नहीं मानते हैं तो आपकी जीत को कोई रोक भी नहीं सकता। यहाँ ये आया हुआ है, इस चीज़ को थोड़ा क्लियरली समझ लें। आप सिर्फ उस कंडीशन में, सिचुएशन में पीछे हट जाएंगे, उस कंडीशन में आप हार मान जाएंगे जब आपको कोई और छोर नज़र ना आए। जब आपको ऐसा फील होने लगेगा, या हो सकता है कुछ लोगों को अभी भी फील हो रहा हो कि हर प्रकार के प्रपंच करने के बाद मतलब अच्छे काम तो ठीक है, लॉजिक्स वगैरह सब ठीक है, लेकिन प्रपंच करने के बावजूद चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं और आप इस सिचुएशन को अपने फेवर में ला नहीं पा रहे, ये रिलेशन शादी तक जा सकता है। ये बिल्कुल उस तरह का मामला है कि उस तरफ है खुशहाली, लेकिन बीच में जो खाई है इसको पार करना ही मुश्किल है। इतनी लंबी जंप, इतनी लंबी कूद लगाने की पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, और इसलिए आपको हार का मुंह देखना पड़ रहा है या उसे मजबूरी में स्वीकार करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में अभी रुकें, अभी हार ना माने और पीछे कदम को ना खींचें। इस पूरे मामले में रिलेशनशिप में जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी अच्छाइयों ने कोई काम नहीं किया, आपने सिचुएशन को बहुत बैलेंस करने की कोशिश करी लेकिन फिर भी काम नहीं हुआ, लेकिन आपका एग्रेशन सिचुएशन को खराब कर देगा। तो एग्रेसिव रुख को अपने पीछे करना है और ज़्यादा एग्रेशन नहीं लेके जाना है। चलिए आज की ओरेकल डेक निकालते हैं और देखते हैं कि आज की हमारी ओरेकल डेक गीता क्या इन्फॉर्मेशन देती है। आज के ओरेकल डेक के लिए मैंने गीता को चुना था। आपके लिए गीता डेक से मेरे पास कार्ड नंबर 1 अपीयर हुआ है, द सेक्रेड ओम। कार्ड नंबर 2 आपके लिए मेरे पास जो है, दिस वन इज एनकरेजमेंट। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है, प्योर डिवोटीज। 4th पोजीशन पर आपके लिए है फॉल्स ईगो, और आपके लिए है लास्ट कार्ड जो वो है प्रिटेंडर्स। प्रिटेंडर्स का जो कार्ड अपीयर हुआ है इसमें, चलिए मैं आपको बताता हूँ एक एक करके चीज़ों को। कुछ सिचुएशन को आपको क्लियरली समझना होगा और अपनी स्ट्रेटजी में थोड़े से परिवर्तन लाने होंगे। अगर आप ये कर ले जाते हैं तो सचमुच में आपके रिलेशन के मैरिज तक कन्वर्ट होने के पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी और आपका रिलेशन शादी तक पहुँच जाएगा। लेकिन थोड़ी सी चीज़ों को आपको क्लियरली समझना होगा। जैसे कुछ एक मामले ऐसे हैं जहां पर आप अपनी फैमिली को लेकर के या उसकी फैमिली को लेकर के या दोनों की फैमिली को लेकर के ऊहापोह की स्थिति में हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए, कैसे कदम आगे उठाने चाहिए। यहां आपको स्ट्रेटेजिकली काम करना पड़ेगा। परिवार को अपोज करके आगे बढ़ने वाले मामले में आप फेलियर को देख चुके हैं। परिवार को पीछे रख करके आगे नहीं जा सकते, या वे लोग जो अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं उन्होंने फैमिली से बात नहीं करी लेकिन फिर भी जान रहे हैं कि आप अपने परिवार को इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस पूरे मामले में आपको सबसे पहले अपने पार्टनर के साथ अपने ट्रस्ट लेवल, ट्रस्ट इशू को बिल्कुल ख़त्म कर देना होगा। जैसा वर्तमान में मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक गैप बनना शुरू हो गया है, अगर आप इस चीज़ को ध्यान दे रहे हो तो। और ये जो गैप बन रहा है, ये गैप आप दोनों की गलतियों और ईगो की वजह से बढ़ रहा है। बिना ज़रूरत के आर्गुमेंट्स इस गलतफहमी को या इस ट्रस्ट इशू को और इंक्रीज करते जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को थोड़ा चीज़ों को ठीक करना होगा। जैसे सबसे पहले आप अपने बीच में रिलेशनशिप को एक ऐसे पॉइंट पर लेकर जाएं जहां आपके बीच की अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे पर ट्रस्ट गहरा हो जाए और दूसरों को ये नज़र आने लगे कि आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पहला काम है। दूसरा, आप लोग अपने वक्तव्यों पर, अपने बोलचाल पर, जो बातें आप दूसरों से करते हैं, चाहे फैमिली से चाहे फ्रेंड से, उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि कई बार आपकी बातों में और बातों में ऐसी बातें निकल जाती हैं जो प्रायः आपके खिलाफ पास्ट से, काफ़ी समय पहले से ही इस्तेमाल की जा रही हैं। तो रिलेशनशिप के मामले में इस बात का ध्यान रखना है। आपको इस चीज़ की परवाह करनी है कि कौन हैं ऐसे लोग थोड़े से जो आपकी मदद कर सकते हैं। उन लोगों की परवाह नहीं करनी है जो आपकी मदद नहीं करेंगे। पहले उन लोगों की परवाह करें जो आपकी मदद कर सकते हैं, फिर जो आपकी मदद कर सकते हैं देखिए, जैसे आपके जो लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं इस मामले में, उनको आइडेंटिफाई किया आपने और
वे लोग सपोर्ट करने को रेडी हैं, लेकिन वे लोग आगे बात नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उनकी बात की उतनी वैल्यू ली नहीं जाएगी, आप जानते हैं। उसके बावजूद पहले उन लोगों का साथ लीजिए ताकि एनर्जी ऑरा मेंटेन हो जाए। एक दूसरा, अपने पार्टनर को बताएं कि वो अपने आप को अपनी फैमिली में उस तरीके से रिप्रेजेंट करे कि उसकी फैमिली उस पर थोड़ा ट्रस्ट करना शुरू कर दे कि वो अपने जीवन को लेकर के एक सही डिसीजन ले सकता है या ले सकती है। इसके लिए कुछ एक मामलों में परिवार की बातें मानना और कुछ एक मामलों में परिवार के साथ एक अच्छे इंटरेक्शन रिलेशनशिप को इनबिल्ट करना, यानी कि फैमिली के साथ एक बेटर कम्युनिकेशन इनबिल्ट करना, ये आवश्यक है। देखिए, कई बार क्या होता है कि लोग परिवार में सिर्फ काम की ही बातें कर रहे होते हैं। कभी कभी परिवार के साथ बैठकर फालतू बातें करनी चाहिए। जो लोग नहीं जानते इस चीज़ का मर्म वे समझें। परिवार के साथ बैठ करके बेफिजूल की बात करना, बिना सिर पैर की इधर उधर किसी न्यूज़ के ऊपर बैठकर डिस्कस करना, अड़ोस पड़ोस के लोगों पर, समाज के ऊपर, जिसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। परिवार और आपके बीच रिलेशनशिप को इम्प्रूव करता है। जैसे दोस्तों के बीच होता है ना, दोस्त लोग बैठ जाते हैं तो क्या करते हैं, दो सहेलियां बैठ गई तो क्या करती हैं, पता नहीं क्या क्या बतियाते हैं, फालतू की बातें जिसका कोई मतलब नहीं है। घंटे भर की बात के बाद टोटल क्या उसका निष्कर्ष निकला, 0, 0, कुछ भी नहीं। तो एक ऐसा कम्युनिकेशन चैनल फैमिली के साथ इनबिल्ट करना जहां परिवार आपको सुने और पसंद करे, और उसके बाद आप अपने रिलेशन में एक लॉजिक दे करके, जबरदस्ती तो ये हो ही नहीं सकता, समझ लीजिए, एक लॉजिक दे करके, और क्यों वही पार्टनर आपकी शादी के लिए जरूरी है, अगर आप समझाना शुरू करें तो ये हो जाएगा। लेकिन समस्या अभी क्या आ रही है, अभी तो कोई बात ही नहीं सुनना चाहता। एक ही लाइन में मामला खत्म। नहीं जी, मामला ही नहीं है, करेंगे ही नहीं, हो ही नहीं सकता, दुनिया भर की ऐसी चीज है। तो डिस्कशन चाहिए, डिस्कशन के लिए समय चाहिए। जब समय मिलेगा, फैमिली में जो लोग भी इस रिलेशन को अपोज कर रहे हैं, कुछ लोगों के मामले में, और कुछ ऐसे पाइल नंबर 1 में हैं जिनके लिए है फ्यूचर में अपोज करेंगे, आपको एक पूरा प्रॉपर टाइम चाहिए। सपोज करिए कि आधे घंटे चाहिए, 20 मिनट आधे घंटे की लगातार इसी टॉपिक पर बातचीत फैमिली आपसे कर ले, लेकिन फैमिली आपको 1 मिनट में भगा देती बात करके। आपकी बात सुनी, हाँ ठीक है, तुमने बता दिया, हमारा इंटरेस्ट नहीं, हम नहीं करेंगे इसमें। अब इस वाले मामले पर आप सामने वाले को समझा नहीं सकते, ठीक है, इस चीज को समझें। जैसे आपने ध्यान दिया हो कि ऑनलाइन शॉपिंग में बार्गेनिंग नहीं होती। जानते हैं क्यों नहीं होती? उसका रीज़न ये नहीं है कि ऑनलाइन शॉपिंग में बार्गेनिंग नहीं हो सकती। उसका रीज़न ये है कि आप 1-to-1 इंटरेक्ट ही नहीं है सेलर के साथ में। सेलर ने एक्स प्राइस रखा, आपने एक्स प्राइस पर सामान खरीदा, सेलर ने ही एक्स डिस्काउंट दिया, आपने उतने डिस्काउंट के साथ में अपने क्रेडिट कार्ड और फलाना धमका लगा करके उतना में खरीद ली। लोकल मार्केट में बार्गेनिंग इसलिए होती है क्योंकि आप 1-to-1 कॉन्टैक्ट में हैं, इंटरकनेक्ट हैं। तो इंटरकनेक्शन फैमिली के साथ अगर बना लेते हैं तो मेरा जो प्रिटेंडर का कार्ड है वो कहता है कि तब आप अपने मनोभावों को सही तरीके से व्यक्त करने में कामयाब होंगे। न सिर्फ कामयाब होंगे बल्कि वाक्पटुता, यानी कि बोलने की जो कला आपकी है, वाक्पटुता मतलब बोलने की कला, वाक्पटुता का प्रयोग करके आप अपने परिवार को इस चीज के लिए जस्टिफिकेशन दे सकते हैं और लॉजिक्स के साथ उनको चूर कर सकते हैं कि वे आपकी बात को मानने को बाध्य हो जाएं। लेकिन इस पूरे मामले में अगर मामला कम्युनिकेशन के लेवल पर एक बैलेंस कम्युनिकेशन के लेवल पर नहीं पहुंचा तो कुछ हो नहीं पाएगा। आपके पूरे इस मामले में इस रिलेशन को शादी तक हाँ ले जाया जा सकता है। मैरिज का जो रेट है वो भी सक्सेसफुल दिख रहा है, शादी हो भी जाएगी और शादी मतलब कुल मिलाकर मुझे तो ठीक ही दिख रहा है। लेकिन वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल दिख रहा है। जैसा मैंने पहले ही कहा था, प्रेम धार तलवार, तो तलवार की धार पर चलने वाला मामला है। और बचेंगे कैसे? वो बचने का तरीका यही है कि एक कम्युनिकेशन चैनल को बनाइए फैमिली के साथ। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि भाई हम तो परिवार के साथ बड़ी बातें करते हैं, हम तो फैमिली के साथ बड़ी बातें करते हैं। आपको ये ऑब्जर्व करना होगा कि परिवार के साथ बातें तो करते हैं, परिवार आपकी बातों को कितना सुन रहा है। हो सकता है आपकी घंटे भर की बातचीत में परिवार ने आपकी बात को वैल्यू ना दिया, या आप अपनी बात रख ही नहीं पाते उस घंटे भर की बातचीत में। तो कम्युनिकेशन सही नहीं हो रहा है। उस कम्युनिकेशन को ठीक करने की जरूरत है। कभी कभी कुछ टीनेजर्स होते हैं जो फैमिली के साथ बड़े इरिटेट हो जाते हैं। अगर परिवार वाले कुछ बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो बड़ा उनको बुरा लगता है। अरे यार, फिर आप लोगों का ज्ञान शुरू हो गया। अरे लो यार, वो ज्ञान, उस ज्ञान की जरूरत है,
क्योंकि उस ज्ञान से ही कुछ रस निकल सकता है। लेकिन कभी कभी लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं और बहुत कुछ मिल जाता है। अगर बातचीत करी जाए तो बहुत कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ आपके लिए है कम्युनिकेशन को ठीक करें। एक और चीज़ का ध्यान रखना है आपको, वो ये कि इस जिद में बिल्कुल नहीं जाना कि मैं तो उसी से शादी करूंगी, नहीं तो किसी से नहीं। और लड़के के लिए भी है कि भाई मैं तो उसी से करूंगा, नहीं तो किसी से नहीं। इस जिद में नहीं जाना, क्योंकि आपकी जिद को फैमिली मिरर करेगी बिल्कुल रिप्लिकेट हो जाएगा। आपने जिद करी जी मैं तो उसी से करूंगी या करूंगा, उसी लड़की से करूंगा जो लड़की है, अदरवाइज किसी से शादी नहीं करूंगा, तो परिवार कहेगा उससे तो नहीं होने देंगे, चाहे जिससे कर लो तुम, उससे नहीं, वो नहीं आनी चाहिए घर पे, हमारी मर्जी से ही करोगे, नहीं तो चले जाओ घर छोड़ करके। और घर छोड़ कर गए तो हम ये कर डालेंगे, वो कर, धमकी भी होती है ना साथ में इन्वॉल्व। ऐसा नहीं परिवार वाले कहते खाली चले जाओ, खाली जाने को कहते तो बहुत सारे लोग भाग जाते, परिवार वाले फिर धमकी देते हैं कि फिर खबर में सुन लेना फला चीज हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो यहां धमकी नहीं देनी, धमकी से काम नहीं चलेगा, बातचीत से काम चलेगा। और किस तरह से इसको मैनेज करना है मैंने आपको इजीली बता दिया। कम्युनिकेशन लेवल को ठीक करिए, वाक्पटुता का परिचय दीजिए। वाक्पटुता में हार गए तो गए, बस इतना ध्यान दे दीजिए। पाइल नंबर 1 आपके लिए रीडिंग यहीं पर क्लोज हो रही है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने मयूर को चुना था, यानी कि मोर, पिकॉक मेरे बगल में लगा दिया गया है उसकी फोटो को। चलिए आपके लिए अब रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज आपके लिए क्या आता है कि आपके प्रेम संबंध वर्तमान के जो हैं ये आपके विवाह तक पहुंचेंगे या नहीं, मतलब इसी पार्टनर के साथ आपकी शादी हो जाएगी या नहीं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है द चैरियट। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है एस ऑफ सोर्ड। कार्ड नंबर 3 रीबर्थ। फोर्थ पोजीशन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और आपके लिए अंतिम कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है फ्रील्ड। हाँ जी, पाइल नंबर 2, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका एक सपने जैसा हो गया है विवाह करना अपने पार्टनर के साथ में, करंट पार्टनर के साथ में। आपके रिलेशन में चीज़ें मुझे पीछे काफ़ी ख़राब भी दिख रही हैं। आपका ब्रेकअप एक से ज़्यादा बार हो चुका होगा और कुछ लोग ऐसे भी हैं पाइल नंबर 2 में जिनका तो अभी अभी पैचअप हुआ है, बस अभी रिसेंटली हुआ है। तो आपके रिलेशन को शादी तक पहुंचाना इतना आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये रिलेशन एक ऐसे सिचुएशन में पहुंचेगा आने वाले समय में, जो इस रिलेशन का मुझे फ्यूचर दिख रहा है अभी, कि आप दोनों ही इस रिलेशन में बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, ये आप दोनों ही डिसाइड कर लेंगे। इसमें कोई विलन नहीं है। अगर कोई विलन आपके रिलेशन में है तो वो विलन आप खुद हैं आपकी ये लव स्टोरी में आप खुद विलन हैं। जैसे पहले को ही देख लेते हैं, इसी पार्टनर के साथ रिलेशन को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, इसको लेकर के ही आपने सोच विचार कर लिया। एक तरह से कहें तो ये आपका ऐसा निर्णय था जिस पर आपने उस समय उतना रिलाय नहीं किया था कि इस रिलेशन में रहना ही है। फिर इस रिलेशन में चीज़ें थोड़ी डाउन हुई, आपने रिलेशन को फिर ठीक किया, फिर डाउन हुई, फिर ठीक किया, ब्रेकअप हुए, ब्रेकअप को पैचअप में बदला नो कनेक्शन, ये सारी चीज़ें दुनिया भर की क्या कहें इसको, उठा पटक आपके रिलेशन में आप दोनों ने मिलकर खुद ही कर ली। आपको तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब मैं खिंचाई नहीं कर रहा हूँ, जो है वो बता रहा हूँ। लेकिन वर्तमान में बड़ी सीरियसनेस दिखती है। वर्तमान में एक सोच नज़र आती है आप दोनों की कि इस रिलेशन को हम ले कैसे जाएं आगे शादी तक। जैसे अब यहाँ पर थोड़ा सेग्रीगेशन करके बताना पड़ेगा। पाइल नंबर 2 में तो कई ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं जो मेरी रीडिंग को आज सुन रहे हैं, जिनका प्यार है उसका इनसे प्यार है, दोनों तरफ से वाइसे वर्सा चल रहा है, बढ़िया वाला प्यार, लेकिन अभी दोनों ने डिसाइड नहीं किया कि शादी करनी है कि नहीं। फ्यूचर में सोचेंगे, फ्यूचर में देखेंगे, कोई बात नहीं, आजकल तो ये भी चलता है। ठीक है, चलो अब एक और चीज है, लेकिन अब उसको थोड़ा सा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे छोड़ते हैं।
कुछ ऐसे मामले जहां आप अपने रिलेशन को लेकर खुद वेरीफाइड नहीं हैं कि आप इस रिलेशन में सचमुच प्यार में हैं या नहीं है, तो जो ये सेल्फ डाउट आपका चल रहा है और जब आपको लगता है कि नहीं यार अभी इतना प्यार नहीं गहरा है, आप थोड़ा पीछे हटते हैं तो बड़ी जोर की उफान प्यार की आ जाती है। तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें दिमाग में भी चल रही हैं। इस रिलेशन को अगर शादी तक सचमुच में ले जाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक काम करना है। एक छोटी सी चीज़ मैं और देख लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ डेथ का कार्ड अपीयर हुआ है। मुझे इसने ये चीज़ बता दिया था लेकिन मैं उसको वेरीफाई करना चाह रहा था। इस रिलेशन में चलिए सारी चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इस रिलेशन में अगर कुछ ठीक करना है तो वो है आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री को। और अगर आप दोनों अपने बीच की केमिस्ट्री को ठीक नहीं करते तो आपका रिलेशन एक ऐसे सिचुएशन में पहुंचेगा जहां आप दोनों के पास मतलब आप दोनों का अलगाव जो है वो आप दोनों की वजह से ही हो जाएगा। इसमें किसी तीसरे का कोई हस्तक्षेप होगा ही नहीं। और ये चीज़ आपको न सिर्फ एक पेनफुल सिचुएशन में बल्कि एक तरह के माइंड ब्लॉकेजनेस में डाल सकती है जहां आप डिप्रेशन में जाएं, आपको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़े। तो बचाइए खुद को। चलिए फर्दर इन्फॉर्मेशन लेते हैं। आज की हमारी ओरेकल डेक जो है गीता डेक से देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ जाती है। आपका मामला तो आप दोनों ने मिलकर ही कॉम्प्लिकेटेड कर लिया है ना। कोई बात नहीं, इस कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। ऐसा नहीं है, जैसा मैंने कहा ना, केमिस्ट्री बनानी है, ठीक करनी। तो अगर ये ठीक नहीं हो सकता तो यहाँ आता कि नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं ठीक होना, हो सकता है, इसीलिए वो सजेशन में आया है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है द बर्निंग फायर। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज द सोर्स ऑफ ऑल। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है सक्सेस इन योगा। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज गेट्स टू हेल, नर्क का दरवाजा। और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है ओवरकमिंग फियर। ओवरकमिंग फियर, एक ऐसा डर जो आपके ऊपर हावी हो गया है। इस कार्ड पर भगवान कृष्ण की वो फोटोग्राफ बनी है जब उन्होंने रथ का पहिया उठा लिया था भीष्म पितामह को मारने के लिए। भीष्म पितामह पांडवों के रोजाना इतने सैनिक मार रहे थे कि सभी को समझ में आ गया था कि यदि ये खड़े रहे, ये योद्धा भीष्म पितामह अगर महाभारत के युद्ध में रहे तो पांडवों को देवराज इंद्र भी नहीं जिता सकते। सीधी सी बात थी। तो अर्जुन ने उनसे स्वयं युद्ध करने का निश्चय किया और भीष्म पितामह ने उनके रथ को छिन्न भिन्न कर दिया। अपने वाणों से ऐसी ऐसी जगहों पर रथ के वार किया कि उनका रथ टूट गया। वे और कृष्ण गिर पड़े और गुस्सा हो गए कृष्ण, और रथ का पहिया लेकर दौड़ पड़े उनकी ओर मारने के लिए। वो बड़ा प्यारा मोमेंट था जब भीष्म पितामह जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उन्होंने अपने शस्त्र रख दिए, हाथ जोड़े, बोले हे केशव आइए, स्वागत आपका। आपके हाथों यदि मेरी मृत्यु होती है तो इससे ज़्यादा सौभाग्य क्या हो सकता है। फिर अर्जुन दौड़े, पैर पकड़ लिया, बोले अरे आपने तो कहा था युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, आपकी प्रतिज्ञा टूट जाएगी, छोड़ दीजिए ये पहिया, फेंक दीजिए इसको, युद्ध मत करिए केशव, मैं हूँ, मैं कोशिश करूँगा फिर से। तो यहाँ अपने डर पर एक तरीके से डर को हावी हो जाने देना। भगवान कृष्ण के, देखिए सब तो उनकी लीला थी, उनको सब कुछ पता था। तो वहां उन्होंने एक ऐसा आभास दिखाया कि युद्ध को हारने का डर रथी के सारथी को भी हो गया, क्योंकि वो तो सारथी थे। रथी हार जाता, सारथी का क्या उसमें जाता। चलिए अब आप समझें। यहां पर सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि आपको अपने बीच की केमिस्ट्री ठीक करनी है, और वो केमिस्ट्री अगर नहीं ठीक करते तो आप दोनों खुद ही मिलके इस रिलेशन को डिस्ट्रॉय कर ले जाएंगे। यहां आप दोनों को समझना होगा कि आपकी ट्यूनिंग में जो मिसमैचिंग है, उस मिसमैचिंग की जो सबसे बड़ी वजह है
वो एक्चुअली में ये है कि आप दोनों एक दूसरे को इक्वल पार्टनर के तौर पे देख ही नहीं पा रहे हो। आप दोनों के बीच में, अब यहां पर मुझे शादी का मामला बताना था, यहां मैं रिलेशनशिप ठीक करा रहा हूं। क्या क्या गजब की लाइन थी ना, कि यहां मुझे शादी कराना था, पंडित जी की तरह से फेरे करवाने थे, और मैं रिलेशन ठीक करा रहा हूं। चलो, काउंसलर बन गया। तो आप दोनों एक दूसरे को जब तक इक्वल नहीं मानते एक दूसरे को, और एक दूसरे की गलतियों को आइडेंटिफाई करना हर छोटे से बड़े मामले में बंद नहीं कर देते, और बुरा मत मानना अब अगली लाइन के लिए, क्योंकि ये लाइन जो मैं बोलने जा रहा हूं ना, ये बड़ी हिडन है, सिर्फ आपको पता है, दूसरे को नहीं पता। एक दूसरे के लिए और उनके खिलाफ चालें चलना बंद नहीं कर देते, तब तक ये रिलेशन तो सुधर ही नहीं सकता। अब जब तक ये सुधरेगा नहीं, चीजें चलेंगे नहीं। अगर ये रिलेशन सुधार में आ जाए तो शायद इस, अभी यहां मेरे पास जिस तरह आ रहा है वो ये आता है कि ये रिलेशनशिप, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि ये रिलेशनशिप जा रहा है कहां, खत्म होने। इस रिलेशनशिप के शादी में कन्वर्ट होने की पॉसिबल चांसेस बहुत कमजोर आ रही हैं। अगर आप दोनों इस रिलेशनशिप को, अब इस चीज को रीड करता हूं, अगर चीजों को मैनेज कर ले जाते हैं आप दोनों, और कम्युनिकेशन को 2 वे में ठीक कर ले जाते हैं, तब आप इस रिलेशन में एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचना शुरू होंगे जहां आपकी अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की समझ, एक दूसरे के प्रति समझ बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगर आप अभी कहें कि हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, तो मैं कहूंगा सिर्फ दिखावा चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा, और इस दिखावे वाले रिलेशनशिप से आप इस रिलेशन को शादी तक नहीं ले जा सकते। और जब तक आपसी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया नहीं होगी, ट्यूनिंग सही नहीं होगी, एक दूसरे के खिलाफ चालें चलना बंद नहीं करते, एक दूसरे को रिझाने के लिए भी चालें चलना बंद नहीं करते, जब तक ये सब नहीं करते, तब तक आप उस पोजीशन में नहीं पहुंचेंगे जहां आप ग्राही हो जाएं। ग्राही क्या होता है? ग्राही का मतलब जो ग्रहण करे, ठीक है, जो जैसा है उसे स्वीकार कर लेना, ग्रहण कर ले जाना। प्यार, कभी सुना होगा, लोग कहते हैं ना, प्यार देने का नाम है, लेने का नहीं। इसके पीछे की बड़ी वजह है। ऐसा नहीं है कि प्यार देना है, कोई चीज है कि पॉकेट से निकाली, लो मेरा प्यार ले जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। देने का नाम है, मतलब जब प्यार होगा तो वो प्यार दिया जाएगा, आप रोके ही नहीं सकते। कहते हैं ना कि प्यार को छिपा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वो प्यार जब आएगा तो बहना शुरू हो जाएगा, दिखेगा, और जब वो बहना शुरू हो जाएगा तो आपकी रेजिस्टेंस नहीं रहेगी। इसीलिए कभी कभी सुना होगा, कहते कहते जिससे प्यार होता है वो हर तरीके से प्यारा लगने लगता है ना। जो लड़की दुनिया के लिए कम सुंदर है, वो उस लड़के को सबसे सुंदर परी जैसी लगने लगती है। जो लड़का दुनिया के लिए आवारा हो, उस लड़की को राजकुमार जैसा दिखने लगता है, क्योंकि प्यार उस पूरे चीजों को एक अलग आवरण में लेके चला जाता है, कंपैरिजन खत्म कर देता है। इसको मैंने कभी कभी बताया है यूट्यूब पर, कि जैसे आप किसी लड़की को देखें या कोई लड़की किसी लड़के को देखती है, तो हमारा माइंड एक कैलकुलेशन करता है, देखे हुए सारी लड़कियों में से कैलकुलेट करके बताता है इतने % सुंदर है, इतना % इसकी बॉडी अट्रैक्टिव है। ऐसे ही लड़कियों को बताता है कि ये लड़का इतना हैंडसम है, इतना हैंडसम वो है। लेकिन जिससे प्यार होता है उसके बारे में माइंड कैलकुलेशन करता ही नहीं जी। जब माइंड कैलकुलेशन ही नहीं करता तो कंपैरिजन नहीं होता, और जब कंपैरिजन होता ही नहीं, कोई कंपेयर करने के लिए है ही नहीं, तो वही मिस वर्ल्ड नजर आने लगती है। मिस वर्ल्ड मतलब अपनी दुनिया नजर आने लगती है। लेकिन आप वाले मामले में आपका कैलकुलेशन बंद ही नहीं हो रहा, आपको अपने ही प्यार में 75 कमी आपको अपने ही प्यार में 75 कमियां नजर आती हैं। आप अपने ऊपर भी बहुत डाउट करते हैं। तो इन सारी चीजों से बाहर निकले। जब तक आप नहीं निकलेंगे, आपके रिलेशन को ठीक नहीं किया जा सकता। जब तक ये ठीक नहीं होगा, इसे अगले लेवल पर ले जाने के लिए रेडी नहीं किया जा सकता। जब तक गाड़ी पहले गियर में न चले, दूसरे पर नहीं जा सकते ना। समझिए इसको, पहले फर्स्ट गियर में गाड़ी को उठाना ही पड़ेगा आपको। मैं मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूं, कार में नहीं। कार में तो चौथा गियर भी लगा देते पहले। तो पॉइंट नंबर 2, आपके लिए रीडिंग मुझे पता है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी रही, लेकिन इस चीज को समझें, अपने रिलेशन को ठीक करें, तभी इस रिलेशन में शादी की पॉसिबिलिटी बननी शुरू हो सकती है। अभी तो बिल्कुल दिखती ही नहीं है। जब दिखती नहीं तो उस पर रीडिंग नहीं आ रही है। मैंने कई बार कोशिश करी कि मैं आपको आगे की चीजें बताऊं कि शादी का मामला क्या है, लेकिन कहता नहीं, पहले तो इधर ठीक करो, इधर नहीं ठीक करोगे तो उधर होगा नहीं कुछ। तो इसको ठीक करिए।
आज की रीडिंग यहीं क्लोज होती है आपके लिए। रीडिंग कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने कपोत को चुना था। मेरे बगल में कपोत मतलब कबूतर यानी पिजन, इसकी फोटो लगा दी गई है। कपोत संस्कृत शब्द है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग और देखते हैं कि जिससे आपको प्यार है, जिसके साथ आपका रिलेशन अभी चल रहा है, उसके साथ आपकी शादी की पॉसिबिलिटीज हैं या नहीं है। पाइल नंबर 1 आपके लिए पहला कार्ड है द वर्ल्ड। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है 4 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर है द मून। फोर्थ पोजीशन फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है एस ऑफ पेंटिकल्स। और आपके लिए आखिरी लास्ट कार्ड अपीयर हुआ है 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए जिस तरह से मेरे पास कार्ड्स आए हैं, ये मुझे जो बताते हैं वो उसको समझना शुरू करें। जैसा कि आप जानते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप में काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। एक समझदारी भरा निर्णय अगर मैं कहूँ आपका रिलेशनशिप वर्तमान में है तो गलत नहीं हूँ। आपने काफ़ी कुछ परिवर्तन अपने में किया, काफ़ी कुछ परिवर्तन अपने पार्टनर में देखा। आपने अपनी पर्सनालिटी में बहुत चेंजेस किए और उन चेंजेस की बदौलत, हालांकि वो चेंजेस इतने आसान नहीं थे, आपको बार बार अपने अंदर परिवर्तन करने और उस पर कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत पड़ी। मुश्किल राहें थी आपके प्यार की, आपके प्यार का डगर, आपके प्यार का सफ़र मुश्किल है, लेकिन यहाँ तक जो पहुँचे हैं ये बढ़िया है। और अभी जिस सिचुएशन में आप हैं यहाँ पर चीज़ें मुझे अच्छी दिख रही हैं। लेकिन अब आगे जो शादी वाला मामला है वो आपके लिए एक बोझ जैसा बन सकता है। बस आपको बोझ नहीं बनाना, इसे थोड़ा लाइटली, थोड़ा कैजुअल लेके चले। शादी का ही तो मामला है, बहुत बड़ा मामला थोड़ी ना है। अभी तो शादी के बाद पूरी ज़िंदगी बची है ना। शादी तो एक दिन में हो जाएगी या 1 महीने 4 महीने में हो जाएगी, उसके बाद पूरी ज़िंदगी का मामला बनेगा। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना शुरू करिएगा। आपको पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछना है कि क्या ये वही लड़की है, वही लड़का है जिसके साथ मुझे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। फास्ट फॉरवर्ड करिए अपने मन में अपनी ज़िंदगी को, 25 साल आगे देखिए। 25 साल के बाद इसी इंसान के साथ मैं रह रही हूँ, मैं रह रहा हूँ। सोचिए इस चीज़ के बारे में। मैं मना नहीं कर रहा, आप पॉजिटिव सोचें, निगेटिव वो आपके ऊपर है। लेकिन मेरा कार्ड कहता है आपको ये सोचना चाहिए और ये सोच कर चलना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो सबसे पहले एक जो बोझ मन पर है वो उतर जाएगा। दूसरे, अब आपको क्या करना है वो समझें। इस रिलेशन में चीज़ें शादी तक एक्चुअली जा सकती हैं। इस रिलेशन की परिणति, इस रिलेशन का क्लोजर ही शादी होगा। लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम तो डियर उसके बाद शुरू होने वाली है। इस चीज़ के लिए मैंने कहा कि 20 साल 25 साल आगे की सोचिए कि मैं इसी लड़की के साथ रहूँगा 20 साल 25 साल 30 साल के बाद भी। बूढ़ा होऊंगा मैं, 60 साल का हो जाऊंगा, ये 60 साल की हो जाएगी, मैं 75 साल का हो जाऊंगा, वॉट एवर। ऐसा सोचिए, कुछ वियर्ड, कुछ अलग, और शुरू हो जाइए इस पर। अगर आप लड़की हैं तो आप भी सोचिए कि यार मैं इस लड़के के साथ हो जाऊंगी, इसके बाल गायब हो जाएंगे, मोटा हो जाएगा, मैं इसी के साथ रहूंगी। सोचना है सिर्फ। जरूरी नहीं कि आप अपने पार्टनर को बताएं कि आप ये सोच रहे हैं, नहीं। सजेशन नहीं देना उसको। अगर जैसे आपने अपने पार्टनर को सपोज करिए एक तरीके से इंडिकेशन देना भी है, तो उसको ये इंडिकेशन देना है कि हमें अपनी शादी और शादी के बाद के एटीट्यूड को भी प्लान करना है। क्योंकि आपको पता है कि आप दोनों को एडजस्ट होने में, इस प्यार में एडजस्ट होने में ही काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। आप दोनों के विचारों का ना मिलना, इसमें बहुत बड़ी समस्या भी है। आप दोनों एक दूसरे के ऊपर पास्ट में तो दिखता है मुझे कि उतना भरोसा भी नहीं करते थे, डाउट भी बहुत करते थे। तो ये सारी डिस्क्रिपेंसीज अब ऐसा ना हो कि शादी के बाद चलनी शुरू हो जाए, क्योंकि मुझे कुछ कैरी फॉरवर्डनेस की दिखाई दे रही है कि पॉसिबिलिटीज़ हैं। अदरवाइज में आपके रिलेशन को सिर्फ अगर शादी तक ले जाना है तो ये बिल्कुल मुश्किल टास्क नहीं है, ईजिली मैनेजेबल है। और अगर कुछ मामले ऐसे हैं जहां पर अभी आप अपने फैमिली को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और फैमिली इस चीज़ के लिए एग्री नहीं हो रही, अगर, तो फैमिली सिर्फ अभी आपको परख ही रही है कि आप कितना डेडिकेट हैं। और इस डेडिकेशन में आपको झुंझलाहट और गुस्से को नहीं दिखाना है उनको, इसको याद रखिएगा। आपकी झुंझलाहट और आपका गुस्सा आपके बचपने को उजागर करेगा और फैमिली की नज़र में आपकी इमेज को ख़राब करेगा। और आपकी फैमिली जो अभी सिर्फ परखने के मूड में है, बिल्कुल इस शादी के लिए परमिट नहीं करने वाली। तो अभी शांत रहें। आप अपनी फैमिली को बताएं, समझाएं कि जैसे मान लीजिए आपने बात करी, उन्होंने कहा इसी से क्यों करनी है,
तो आप अपनी फैमिली को पूछेंगे भाई इसमें कमी क्या है, आप भी मुझे थोड़ा लॉजिकली समझाएं तो मैं भी अपना माइंड डाइवर्ट करूं। ले लीजिए समय, तुरंत मत पूछिए, ये एक छोटी सी चीज को याद रखिए। तुरंत मत पूछिए कि आप बताओ मेरी गर्लफ्रेंड में क्या कमी है, मैं यहीं बैठा हूं, नहीं भाग जाओ वहां से। पूछा ना कि गर्लफ्रेंड में क्या कमी, ठीक है आप सोच लीजिए मेरी गर्लफ्रेंड में क्या कमी, आप मुझे आराम से प्यार से बैठ के समझाइएगा। देखते हैं, जब वे समझाना शुरू करें तो बोलिए मत बीच में, सुनते चले जाइए उनकी बात को, क्योंकि जितना ज़्यादा सुनेंगे उनके लॉजिक्स को उतनी गहराई से समझेंगे और उसका काउंटर उतना बेटर कर पाएंगे। कभी अगर कोर्ट केस टीवी में आपने देखा हो तो एक वकील बात कर रहा होता है तो दूसरा रुका होता है ना, सुन रहा होता है। जो समझदार हैं वो सुनते हैं, बुद्धू बीच बीच में बोल रहे होते हैं। तो सुने, सुनकर ऑब्जर्व करें, फिर आप काउंटर अटैक कर पाएंगे और आपका काउंटर अटैक बहुत बढ़िया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ओरेकल कार्ड आज हमारी है गीता ओरेकल, ठीक है। तो देखते हैं गीता ओरेकल कार्ड क्या बताती है। पहला कार्ड आपके लिए है कॉन्करिंग लस्ट, ये बड़ा बढ़िया कार्ड अपीयर हुआ है। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड मेरे पास आ रहा है, दिस वन इज डाउटिंग सोल। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है सीड ऑफ क्रिएशन। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है द सैक्रेड ओम। और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है द सोर्स ऑफ ऑल, हर चीज का सोर्स भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी। भगवान विष्णु को पालक कहा जाता है कि दुनिया को पालने का काम इनका है, और माता लक्ष्मी धन की देवी हैं। धन और सुख समृद्धि, केवल धन की नहीं है, सुख और समृद्धि। कई बार ये कुछ लोगों को धन दे देती हैं, समृद्धि नहीं देती हैं। तो आप उनको देखिए, उनके घर में पैसा बहुत होता है लेकिन बड़ा मलिन, बड़ा गंदी तरह से लोग रह रहे होते हैं। पैसा बहुत होता है लेकिन उनका रहन सहन बड़ा गंदा सा होता है, न खाने का सहूर है, न कपड़े पहनने का सेंस ऑफ ह्यूमर है, न घर को घर की तरह रखने का सेंस है, लेकिन पैसा बहुत है। तो लोग क्या कहते हैं, कहते हैं मारो, ऐसे पैसे का क्या करना, रहना भी नहीं आता इनको। तो वो क्या हुआ है कि लक्ष्मी जी ने धन की कृपा तो कर दी लेकिन समृद्धि नहीं दी, इसीलिए समृद्धि मानी जाती है। समृद्धि धन नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे कम हैं, लेकिन आप देखिए उनके घर में घुसिए तो पता ही नहीं चलता कि इतने कम पैसों में ये इतना बढ़िया कैसे मैनेज कर रहे हैं, है ना। तो वो समृद्धि दे दी है माता ने। चलिए अब इस चीज़ को समझिए, आप अपने पार्टनर को किस चीज़ के लिए प्यार करते हैं। मेरा पहला कार्ड यही पूछता है, कहता किस चीज़ के लिए प्यार करते हो, क्यों प्यार है अपने पार्टनर से। ये एक शायद ऐसा प्रश्न हो सकता है जो आपकी फैमिली आपसे पूछ ले, क्यों इसी लड़की से, क्यों भैया, यही लड़का क्यों, बहना बताओ मुझे, समझाओ। अब आपने कहा जी प्यार तो प्यार होता है, प्यार हो गया, तो ये डायलॉग तो 500 बार उन्होंने फिल्मों में भी सुन रखा है, आपके और उस डायलॉग में कोई फर्क नहीं है, तो फिर आपके लॉजिक फेल, खत्म। समझिए, ऑब्जर्व करिए, उसकी क्वालिटीज को निखरने दीजिए और अपने पार्टनर के साथ अपने इंटरकनेक्शन को एक सैक्रेड वे में लेकर जाइए। सैक्रेड मतलब पवित्र वे में। जितनी ज्यादा आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग में पवित्रता होगी, आपके रिलेशन को मैरिज तक कन्वर्ट करने की पॉसिबिलिटी बनेगी। आप एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट रहें और एक दूसरे पर ट्रस्ट के इशू को कभी भी ना बनने दें। और आप अकेले भी अगर हैं तो उसके प्रेजेंस की फीलिंग को बरकरार रखें, प्यार इस लेवल का हो जाए। ठीक है, थोड़ा ऊपर चला गया पता है मुझे, लेकिन यही चीज है जो आपके एनर्जी ऑरा को इस तरीके से पॉजिटिविटी में घुमाना शुरू करेगी, जो इस रिलेशन को शादी में कन्वर्ट भी करेगा और शादी के बाद चीज़ों को बेहतर भी करेगा। लेकिन अगर आप एक प्लान के बगैर इस रिलेशन को शादी तक ले जाना चाहते हैं कि शादी के बाद हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, कहते हैं ना कि प्यार से खाना नहीं खाया जा सकता, लेकिन फिर कहते हैं हम तुम्हारे दिल में रह लेंगे। अब आज तक मेरी समझ में सचमुच में नहीं आया कि दिल में रहोगे कैसे। भैया दिल में जैसे ही घुसोगे वो मर जाएगा या वो मर जाएगी, है ना। दिल में हमारे कुछ भी चला जाए तो हम मर जाएंगे, सिर्फ ब्लड ही जा सकता है मेडिकल टर्म्स। तो कहने से काम नहीं चलेगा। विचार करिए, विमर्श करिए, अपने में विचार विमर्श करिए, और अगर आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बनती है तो एक साथ भी विचार करिए। और इस तरह से आपका एनर्जी ऑरा इस तरह से संकलित होना शुरू होगा, इस तरह से मैनेज होना शुरू होगा, मिलना शुरू होगा, सिंक होना शुरू होगा, जो आपको एक दूसरे का न सिर्फ पूरक बनाए, यानी कि कंप्लीट करने वाला बना दे, बल्कि इस रिलेशनशिप के आगे की संभावनाओं को ओपन कर दे। अभी तो लॉक है,
इसीलिए मैं फ्यूचर की बात कर रहा था। अभी तो लॉक है, रिलेशन मुझे यहां से शादी तक जाता दिखता है, उसके बाद, लेकिन ये जो शादी तक जाता दिखता और ये जो लॉक है, ये सिचुएशन ऐसी है जहां शादी तक पहुंचते पहुंचते आप ही डाउट में आ जाओ। तो इसको ध्यान रखना। वैसे ये रिलेशन शादी तक चला जाएगा, आपको ज़्यादा परेशान होना नहीं है, लेकिन शादी के बाद कैसे करोगे, कैसे जियोगे, कैसे रहोगे, क्या करोगे एक दूसरे के साथ, इसका थोड़ा सा भान करना है। और आप अपने पार्टनर को पसंद क्यों करते हैं ये भी ध्यान रखना है। अगर उस लड़की का फिजिक बहुत अच्छा था, वो लड़की सुंदर बहुत ज़्यादा दिखती थी, तो सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। सुंदर तो बहुत सारी हैं, फिजिक तो बहुतों के अच्छे हैं। वो लड़का अगर हैंडसम है, उस लड़के के पास पैसा वैसा बहुत ज़्यादा है, तो ये तो दुनिया में हज़ारों लड़कों के पास है, फिर इसी से क्यों? ठीक, आपके लॉजिक अभी यही मैंने फेल कर दिया। सोचिए, मैं कोई जवाब नहीं दे रहा इस पर। कार्ड कहता है कि सोचिए, सोचिए कि क्यों पसंद है, वही क्यों, इसका जवाब आपको आगे देना पड़ेगा। और इसी का जवाब इस बात की नींव बनेगा कि ये रिलेशन शादी तक ले जा पाओगे कि नहीं। और ये रिलेशन, मैं फिर कहता हूं क्लोज करते करते, शादी तक जा सकता है, लेकिन आपको सोचना होगा कि शादी के बाद इस रिलेशन को कैसे चलाएंगे। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं क्लोज होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर लीजिए अगर करना चाहते हैं तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।